गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि जी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुनाया है। एक्चुअली मैं इसका आपको रीज़न समझाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने ना पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 200 पढ़ा होगा। जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 200 की, ये बिल्स की बात करता है, खासकर गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बिल है जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है, राइट, उस केस में आगे जाके वो गवर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा एंड गवर्नर या तो उसको असेंट दे देंगे या फिर वो विद होल्ड करेंगे असेंट, या फिर तीसरा एक ऑप्शन उनके पास ये भी रहता है कि वो प्रेसिडेंट साहब के लिए, उनके कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर बिल को रिजर्व कर दे, राइट। और साथ ही साथ ना एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म और लिखी गई है इसी आर्टिकल 200 के अंदर, दैट इज एज सून एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो पाए गवर्नर इनमें से कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर देखने को ये मिला है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि जी, इन्होंने पता नहीं कितना टाइम, महीने सालों तक यहाँ पे बिल के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। बाद में जाके वो फिर रिजर्व कर दिए गए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ना गवर्नर ने बोला कि सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर का काम पता क्या होता है? गवर्नर का काम ये होता है कि ही शुड एक्ट एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट। पर यहाँ पर जो आर एन रवि जी ने किया, वो एक तरह की रुकावट थी, ना कि फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर का काम था। ये चीज़ पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, यानी कि वो जल्दी काम करना है, ऐसा नहीं कि कई सालों तक उसके ऊपर बैठे रहो। तो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया है असेंट के रिगार्डिंग। क्या टाइम फिक्स हुआ है दोस्तों? यहाँ पर ना गवर्नर के पास 1 महीना है अगर वो विद होल्ड कर रहा है टू असेंट टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। उसके अलावा 3 महीने का समय दिया गया है रिटर्न करने का बिल, एक मैसेज के साथ जो भी उनके रीजंस हैं कि क्यों नहीं वो अग्री कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ अगर उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे उसको रिजर्व करना है, तब भी गवर्नर जी के पास 3 महीने का टाइम होगा। एंड साथ ही साथ अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल वापस गया एंड उन्होंने वापस से रीपास कर दिया उस बिल को, फिर गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का मैक्सिमम टाइम होगा। यानी कि ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ मैक्सिमम टाइम फिक्स कर दिया है कि गवर्नर के पास 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का ही समय है। अब वो टाइम नहीं होगा कि सालों साल तक बिल आपके पास ही नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहाँ पे बोल दी है। जस्टिस परदीवाला जी ने बोल दिया है कि गवर्नर्स हैव नो सच एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो, किस तरह से बस कोई एक्शन ही ना लो उनके ऊपर, ये चीज हो नहीं सकती। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो गवर्नर ज्यादातर जो इस तरह से काम कर रहे थे ना, अब ये काम खत्म करना पड़ेगा। एंड जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सुन एज पॉसिबल, उसी के साथ 1 मंथ से 3 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे ये सारे एक्शंस लेने होंगे। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है दोस्तों, बहुत ही एक तरह से ना जो हमारी रुकावटें आ रही थी बिल्स को रिगार्डिंग, वो अब रुकावट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आप लोगों को मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि एक बार आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत की बुक से जो गवर्नर वाला टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 9 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज से हमारी जो इकोनॉमी की रिवीजन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ये हमारा जो टॉपिक होगा ये आरबीआई एंड बैंकिंग से होगा। आप इसी चैनल के ऊपर सुबह 10 बजे लाइव मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, मेरा डिस्कशन करने का पर्सपेक्टिव यही होगा कि आपको मैं स्टैटिक के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करें, दोनों को लिंक करके डिस्कस करें। प्लस मैं आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाऊंगा, ताकि इंश्योर ये हो पाए कि हम 2025 के प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाए। ठीक है, तो डेफिनेटली 10 बजे आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर जो बच्चे लट से 26-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी टीम उनके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर कर रही है, जैसे संकल्प 2027, ये आपको इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाएगा। टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 ये इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाता है। तो ये जितने भी लेक्चर होते हैं इन सब में आपको लाइव एंड रिकॉर्ड जीएस क्लासेस, सी सेट क्लासेस, डेली एमसीक्यू एंड मेंस क्वेश्चन एंड आपको जीएस की ई बुक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं,
जयाश्री महाबोधि। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब श्रीलंका गए तो उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जयश्री महाबोधि ट्री एट अनुराधापुरा, इसको यहाँ पे विजिट किया। एंड अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि यार इस पर्टिकुलर ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने बोध गया ट्री के बारे में तो सुना ही है, जो ओरिजिनल बोध गया ट्री था, ठीक है। बेसिकली वो ट्री जिसके अंदर बुद्धा जी ने को एनलाइटमेंट या ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई थी। अब ये जो ट्री है ना यहाँ पे, जो जय श्री महाबोधि जिसको हम बोलते हैं, ये दरअसल में ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल बोध गया ट्री की ही एक ब्रांच से यहाँ पे ग्रो हुआ है, ठीक है। ये वो ट्री तो नहीं है, वो तो वहां पे है बोध गया तो, बट ये जो श्रीलंका के अंदर आपको देखने को मिलता है जयश्री महाबोधि, ये ओरिजिनल बोध गया ट्री की ही एक ब्रांच से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक बो ट्री है, या जिसको हम हिंदी में पीपल भी बोलते हैं। अब बताया ऐसा जाता है कि जो अशोका की बेटी थी संगमित्रा, वो यहाँ पे श्रीलंका में इस ब्रांच को लेकर आई। एंड यहाँ पर फिर आप नोटिस कर पाओगे इसको प्लांट किया गया। एंड अकॉर्डिंगली आज के समय यहीं पर आपको जयश्री महाबोधि आपको देखने को मिल जाएगा। अब पास्ट में आप नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर बहुत बार कोशिश करेगी इसको मिटाने की, जैसे एलटीटीई के मिलिटेंट्स ने 1985 में वायलेंट अटैक किया, वेंडलिज्म हो गया, तो ये सब चीज़ों को इसने यहाँ पे सरवाइव किया है। हिस्ट्री में ही अगर हम चले ना, तो आप लोग जानते होंगे कि देखो यार, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करती थी। जैसे जब बुद्धा जी की डेथ हुई 483 बीसी के अंदर, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिलती है सत्यपानी केव इन राजगृह। उस समय जो किंग थे अजातशत्रु, एंड प्रेसिडेंट इसके महाकश्यप थे, ठीक है। एंड पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये हुआ कि उपाली ने रिसाइट किया विनय पिताका को, एंड आनंद ने रिसाइट किया सुत पिताका को, राइट। ये इंपॉर्टेंट इवेंट पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर हुए। उसी तरह से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी के अंदर होती है, ठीक है, बुद्धा जी की डेथ के 100 साल के बाद। ये होती है विशाली के अंदर अंडर द किंग काल अशोक, एंड उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो सबाकमी थे। अब इसमें क्या होता है, बुद्धिस्ट जो है ना, वो दो चीजों में डिवाइड कर जाते हैं। एक है स्थाविरवादीन और दूसरा है महासंघिका, ठीक है। ये कहीं ना कहीं स्थाविरवादीन जो थे वो टीचिंग ऑफ द एल्डर्स में बिलीव करते थे, और महासंघिका खुद को मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी यहाँ पे बोलते थे। ये टीचिंग्स के हिसाब से ये यहाँ पे इनमें एक तरह से डिवाइड हमें देखने को मिलता है। फिर जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो होती है पाटलिपुत्र के अंदर 250 बीसी के अंदर। उस समय जो किंग थे अशोक, एंड प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। इसमें भी आप नोटिस कर पाओगे जो लास्ट सेक्शन है दैट इज कथावातु, वो ऐड हुआ टू द अभिधम पिताका, ठीक है। एंड लास्टली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है 72 एडी के अंदर, ये कश्मीर के मतलब श्रीलंका के अंदर होती है कुंडलवन अंडर द किंग कनिष्क। एंड इस समय आप नोटिस कर पाओगे जो प्रेसिडेंट थे वो वासुमित्र थे, एंड अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे। एंड यहीं पर आपको बुद्धिज्म में जो डिवाइड देखने को मिलता है इनटू महायान एंड हीनयान, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ही देखने को मिलता है। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, तो जब ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये जो मैं अशोक की बात कर रहा हूं, तो उस समय अशोक ने पता क्या किया, अशोक ने अपनी बेटी जो थी संगमित्रा, ठीक है, उसको यहाँ पे बोला कि आप श्रीलंका जाइए, एंड आप श्रीलंका में जाके आप बुद्धिज्म का प्रचार कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए। तो उसी पर्टिकुलर पर्पज से जो संगमित्रा हैं अशोका की बेटी, वो जाती हैं, वो साथ ही साथ अपने ब्रांच लेके जाती हैं जो आपके जो ओरिजिनल बोधि ट्री है, एंड यहाँ पर आके श्रीलंका में उसको प्लांट कर देती हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी सिग्निफिकेंस है, ये संगमित्रा मिशन टू श्रीलंका की। बाकी जब यहाँ पे संगमित्रा आती हैं विद द ट्री, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल दिसंबर के अंदर एज उद्वपा पोया फेस्टिवल, ठीक है। तो इस फेस्टिवल के नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जहां पर प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया, जहां पर आपको ये ट्री देखने को मिल रहा है, वो अनुराधपुरा, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनल ट्री है बोध गया के अंदर, हमें उसके बारे में भी पता है, हमने उसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि किस किस तरह से अलग अलग टाइम से, मतलब जो पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। बट ओरिजिनल जो बोध गया ट्री है वो तो डिस्ट्रॉयड है, बट जो प्रेजेंट ट्री हमें देखने को मिलता है उसको यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके, ठीक है, उसको यहाँ पे जो फिफ्थ सक्सेशन है ओरिजिनल ट्री का, हमने यहाँ पे उसको प्रेजेंटली भी उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। तो उसी का ही डिसेंडेंट आप एक तरह से कह सकते हो, जो हमें आज के समय देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, श्रीलंका मित्र विभूषण। देखो यार, जो प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए तो उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है श्रीलंका मित्र विभूषण। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ना, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर अ फॉरेनर देखने को मिल जाएगा। यानी कि विदेशी इंसान को, किसी को जब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्रीलंका के अंदर मिलता है, दैट इज नोन एज श्रीलंका मित्र विभूषण। एंड ये इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है,
क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 लीडर्स को ऐसा मिला था, प्रधानमंत्री मोदी जी चौथे ऐसे लीडर थे। जैसे अभी तक ही मिल रखा था मालदीव के प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे मोमिन अब्दुल गयूम, उनके अलावा 2 पैलेस्टीनियन लीडर मोहम्मद अब्बास एंड यासिर अराफात। अभी तक सिर्फ यही 3 लीडर्स को मिला था, चौथा जो मिला है अब हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे मिल गया है। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये बहुत ही रेयरली इस तरह से किसी को दिया जाता है। जैसे 2008 में अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा थे उन्होंने यहाँ पे इसको इंस्टीट्यूट किया था, ताकि हम हेड्स ऑफ स्टेट्स को एक तरह से ऑनर कर पाएं जिनके साथ श्रीलंका के अच्छे रिश्ते हैं। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो एक साइटेशन, एक सिल्वर मेडल जिसके ऊपर नवरत्न जेम्स लगे होते हैं, जड़े होते हैं, वो यहाँ पे दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी रिन्यूअल एंड शेयर हेरिटेज को दर्शाता है। एंड प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑनर्स मिले हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ जायद जो यूएई देता है, लीजियन ऑफ मेरिट जो यूएस से देता है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रशिया देता है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां ये बहरीन देता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि प्रधानमंत्री जी को डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड मिले हैं, क्योंकि देशों के बीच में रिश्ते बढ़िया बनाने के लिए हमने काफी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। देखो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 यहाँ पे लॉन्च करी गई है। एंड आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है, हमारा बीएफएसआई सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि यार हम जो डिजिटल पेमेंट्स हैं हम उनके अंदर थोड़ा कैसे चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। जो अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं, जो फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनके रिगार्डिंग जो गैप्स हैं हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करके काम कर सकते हैं, वही यहाँ पर ये रिपोर्ट यहाँ पे हाईलाइट करती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट हम बीएफएसआई सेक्टर के रिगार्डिंग कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है ना, यहाँ पर 3 एंटिटीज़ हैं जो साथ में आई हैं। एक तो पहला है सर्टेन। सर्टेन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक के अंदर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके अलावा CSIRT फिन, ये क्या है, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर इंसिडेंट रिस्पांस टीम है। कुछ भी फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है उसमें मैनेज करना, उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करना इसी की जिम्मेदारी बनती है। और एक तीसरी एंटिटी है ये सीसा। सीसा दरअसल में ना एक ग्लोबल आपको फोरेंसिक्स, आपको साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यही सीसा का काम रहता है। तो इस तरह से इन सब ने मिलकर क्या किया है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो कोशिश इसमें यही है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि अलग अलग जो भी थ्रेट्स हैं, एआई ड्रिवन अटैक्स, फ्रॉड टैक्टिक्स, सिस्टम लेवल वनरेबिलिटीज, ठीक है, जो इश्यूज वगैरह हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आए, उनको रियल वर्ल्ड डेटा को इसके साथ कंबाइन करें, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हैं, प्लस एट द सेम टाइम कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए जाएं, एंड साथ ही साथ हम गाइडेंस दें कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अंदर यहाँ पे बताई गई हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू नवकार महामंत्र दिवस। एक्चुअली आज के दिन यानी कि 9 अप्रैल को, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी सेलिब्रेशंस लीड करेंगे न्यू दिल्ली रिगार्डिंग द चैंटिंग ऑफ सेक्रेड जैन नवकार महामंत्र। ठीक है, मैं समझाता हूँ कि आखिर ये नवकार महामंत्र है क्या। दिवस का मतलब तो डे ही है, वो तो कुछ खास नहीं। नवकार महामंत्र क्या होता है, देखो जैसे मंत्र से थोड़ा आपने समझा भी होगा और महामंत्र भी आप समझ गए होंगे, एक ऐसा चैंट जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। दरअसल में जैनिज्म के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैंट है, मतलब जिसको आप एक तरह से मंत्र कह लो, उसको बोलते हैं नवकार महामंत्र। ठीक है, इसको बहुत ही ज्यादा माना जाता है। एंड इनफैक्ट ना ऐसा बताया जाता है कि जो मंत्र है ये आपके जो इनलाइटेंड बीइंग्स हैं उनके वर्च्यूज को ऑनर करता है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे आप लोग अरिहंत समझते होंगे, अरिहंत के ऊपर आई थिंक यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा है। ये वो एनलाइटेंड लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं जैसे गुस्सा, क्रोध, ईगो, ठीक है, इन सब चीजों को खत्म कर दिया होता है और इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली होती है, वो होते हैं अरिहंत। सिद्धार्थ की जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं वो जीवन और मरण के जो साइकिल होता है उससे दूर हो चुके होते हैं, यानी कि इन्होंने मोक्ष को अटेन कर लिया होता है। आचार्य की जब मैं बात करता हूं तो ये स्पिरिचुअल लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उपाध्याय की जब हम बात करते हैं ये भी आपके टीचर्स ही होते हैं जैन स्क्रिप्चर्स के, ठीक है, उनको उपाध्याय बोल दिया जाता है। एंड बाकी साधुस, तो उनको यहाँ पे एक तरह से उनके कामों को एक तरह सेलिब्रेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये आपको महामंत्र देखने को मिलता है जैनिज्म के अंदर, जिसको हम जानते हैं नवकार महामंत्र के नाम के ऊपर।
ठीक है। तो इस डे के ऊपर यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं अलग अलग जो फीलिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे टॉलरेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वालिटी है जैनिज्म के अंदर, उनके साथ ही साथ कलेक्टिव वेलबींग की क्वालिटी हो गया, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की हो गया, इन सब वैल्यूज के ऊपर लोग जो हैं इस दिन रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 108 देश के जो लोग हैं वो इस पर्टिकुलर जो नवकार महामंत्र है इसको यहाँ पर आज के दिन चैंट करने जा रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है। तो बाकी अगर और रिलीजियस चैंट्स की बात करें ना, तो उनमें नॉर्मली बाकी जगह ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर भगवान को या इंडिविजुअल या डीटी को एक तरह से रेफर किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे नॉन वायलेंस, ह्यूमिलिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, टॉलरेंस, इन सब पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर महामंत्र के द्वारा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है दैट इज विद रिगार्ड्स टू प्रोजेक्ट वर्षा। इसको समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट वर्षा है क्या। देखो एक्चुअल में ना आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, हम ना एक सबमरीन जो बेस है उसको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अब सबमरीन बेस का मतलब क्या, सबमरीन तो समझते होंगे, एक बेस एक जगह होती है जहां पर ना हम क्या करेंगे, हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ना उनको रखने के लिए या उनको उनको एक तरह से रुकने के लिए हम एक जगह दे रहे हैं। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल भी आएगी और अटैक वेरिएंट्स भी आपको इसके अंदर आपको आपको हाउस होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड हमने यहाँ पे फैसिलिटी बनाई है एंड इसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। ठीक है। आज के समय देखो इंडिया के न्यूक्लियर जो सबमरीन्स है ना, हम उनको इंक्रीज करते जा रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर हमें सी के ऊपर अपना कंट्रोल लेकर आना है उसके लिए सबमरीन्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो उन्हीं को हाउस करने के लिए, उन्हीं को एक जगह पे रखने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्षा यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि कहाँ पर है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर बेस के अंदर आप नोटिस कर पाओगे आपको अंडरग्राउंड टनल देखने को मिल जाएंगी, सबमरीन फैंस फॉर स्टेल्थ ऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे। एक समय के ऊपर 12 न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे अकोमोडेट हो सकती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे एरियल सर्वेलेंस एंड सैटेलाइट्स, उससे भी यहाँ पे सबमरीन्स को यहाँ पे बचाएगा। ठीक है। ये काफी नजदीक में बना है टू अ BARC, अच्युतपुरम के पास में ही है। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये काफ़ी जल्दी से आपके इंपॉर्टेंट रूट जैसे स्टेट ऑफ मलक्का उसके पास में होने की वजह से, उसके ज़्यादा दूर ना होने की वजह से जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे इनको मोबिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसका देखो रीज़न आप समझने की कोशिश करना। जैसे चाइना की अगर हम बात करें ना, तो चाइना अपना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीज कर रहा है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे, जैसे चाइना ने अपना डुअल यूज नेवल बेस बना रखा है हम्बन टोटा श्रीलंका के अंदर। उसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने अपना जो बांग्लादेश नेवी शिप जो शेख हसीना, ठीक है, उनके नाम के ऊपर बना हुआ है इन बांग्लादेश। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना की जो कंट्रोल है इन द इंटायर एरिया उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ये वाला जो रीजन है ना, ये आपको कॉक्स बाजार वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करना है तो हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट वर्षा है ये भारत को हेल्प करेगा अपनी स्ट्राइक पावर को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए इन द ब्रॉडर इंडियन ओशन। दिस हैज़ बीन द फोकस। ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट वर्षा को लॉन्च किया है। आई होप ये प्रोजेक्ट वर्षा आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को इसके अंतर्गत हाउस कर रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो ट्रुथ टेल हैकाथॉन के बारे में है। देखो ये पर्टिकुलर ट्रुथ टेल हैकाथॉन को ना आप अपने आंसर्स के अंदर भी कोट कर सकते हो अगर मेंस के आंसर में ऐसा कुछ पूछा जाए। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, हैकाथॉन आप लोग समझते हो, हैकाथॉन में ना लोग आते हैं, उनको एक टास्क, उनको एक तरह का चैलेंज दिया जाता है एंड उनको बोला जाता है कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दरअसल में ट्रुथ टेल हैकाथॉन के माध्यम से ना सरकार क्या कोशिश कर रही है, सरकार चाहती है कि लोग ना एडवांस AI बेस्ड टूल्स यहाँ पे जनरेट करें, उनको क्रिएट करें। एंड उनके माध्यम से पता क्या होगा, उनके माध्यम से जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना जैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, तो वो हम चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। देखो यार पता क्या होता है, कई बार ना न्यूज़ हमारे सामने आती है, हमें समझ ही नहीं आता कि ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो उस चक्कर में पता क्या होता है, कई बार जो गलत इन्फॉर्मेशन है वही लोगों तक पास ऑन होती रहती है और बहुत इससे काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मदद लें। तो दरअसल में ये जो ट्रुथ टेल हैकाथॉन सरकार के द्वारा करवाई जा रही है ना, इसका पर्पस यही है
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम ये पता कर पाएँ कि कौन सी पर्टिकुलर न्यूज़ फेक है एंड कौन सी पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे सही है। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है फेक न्यूज़ के फैलने से, हम कहीं न कहीं उसको यहाँ पर ख़त्म कर पाएँगे। मैंने कई बार आप लोगों के साथ ना वेव्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, ये मुंबई में होने जा रहा है अगले महीने मई के अंदर। तो उसी का ही ये हिस्सा है, आपको देखने को मिल जाएगा ट्रुथ टेल हैकाथॉन, ठीक है? जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 है ना, उसी का हिस्सा आपको ट्रुथ टेल हैकाथॉन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग-अलग एंटिटीज ने सपोर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, उसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हमारी मीडिया मिनिस्ट्री एंड इंडिया एआई मिशन, ये सब मिलकर यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रुथ टेल हैकाथॉन को। एक आखिरी छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। देखो पिछले दिनों के अंदर ना यूएसए के अंदर बहुत बड़ी लेवल के ऊपर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले, एंड इसका कारण क्या था? इसका कारण था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है? जो मैंने कल नहीं बताया था कि एक पर्सन है जो उस पर आप काफी हंसे थे, उसी की बात कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट यहाँ पर एक तरह से एक प्रोटेस्ट हुआ यूएसए के अंदर, इसको नाम जानते हैं हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट के नाम से। अब पॉइंट पता क्या है, लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि यार ये सरकार कुछ भी करे जा रही है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बजट में कटौती कर दी, सरकार लोगों को डिपोर्ट करे जा रही है, सरकार सोशल प्रोग्राम से एग्जिट करे जा रही है, अलग अलग क्लाइमेट जो पैक्ट बने हुए हैं यूएनएफसीसीसी वगैरह, उनसे ये यूएसए की गवर्नमेंट है बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई आप हट जाओ, आप रहने दो हमारे, मतलब ये जो आप हैंड्स ऑफ, मतलब आप साइड हो जाओ, ये सब काम मत करो। प्लस एट द सेम टाइम जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक वादा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इन्होंने लिख दिया कि मेक अमेरिका थिंक अगेन, या फिर हेट वोंट मेक अस ग्रेट। ठीक है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की अलग अलग नीतियों से। तो उनका कहना है कि आप हमसे हाथ दूर रखो, आप ये जो चीजें हैं ना, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, इमिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं अमेरिकन की लाइफ की, तो इनमें आप छेड़खानी मत करो। तो इसीलिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए आपके यूएसए के अंदर, जिसको नाम दिया गया हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप लोग क्या समझते हो, या आप लोग उनकी नीतियों से कितना अग्री डिसएग्री करते हो, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दोस्तों बात करें अगर हम आज की प्रेजेंट न्यूज़ की, तो कैटलोनिया मैंने कल आपसे पूछा था। दरअसल में जब कैटलोनिया की बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पेन के आपको यहाँ पे एक ऑटोनमस रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये रीजन वैसे तो बहुत सारे कारणों की वजह से न्यूज़ में रहता है, पर मेजर रीजन ये आपको देखने को मिल जाएगा कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है और जो कैटलोनियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, उनके बीच में अक्सर यहाँ पे एक तरह से झड़प होती रहती है फॉर ऑटोनमी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनका एक तरह से पॉइंट ये है कि हमें आज़ादी चाहिए, राइट? उस वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ध्यान रखना, कैटलोनिया आपको स्पेन में देखने को मिल जाएगा। बाकी कल के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा वो काचिन स्टेट के रिगार्डिंग रहेगा। इसका बता सकते हो आप मुझे कमेंट्स में अंदर कि कहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर केस देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सीईसी के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसको पार्लियामेंट ने 2024 में बनाया था, नहीं, ये दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई बॉडी थी, जिसको 2002 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। पंबन रेल ब्रिज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ये बीआरओ ने नहीं बनाया, ये आपका जो रेल विकास निगम लिमिटेड है ना, उसने यहाँ पर बनाया है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। हंसा 3NG एयरक्राफ्ट की बात करें तो बिल्कुल ये आपको 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो बिल्कुल 2018 में ही हमने लॉन्च किया था, ताकि भारतीय एजुकेशन को हम ग्लोबली प्रमोट कर पाएं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।